डीएनए मित्रों, आज हम सबसे पहले भारत के एनएसए अजीत डोभाल के मिशन 3488 का विश्लेषण करेंगे, जिसका असर अगले कुछ महीनों में होने वाली अहम वैश्विक घटनाओं पर पड़ने वाला है। अजीत डोभाल भारत चीन सीमा पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता में हिस्सा लेने चीन पहुंचे हैं। दोनों देशों के बीच विशेष प्रतिनिधि स्तर की यह 25वें दौर की वार्ता है। डोभाल लगभग 36 घंटे बीजिंग में रहेंगे और ये 36 घंटे सिर्फ भारत और चीन के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस दौरे पर टिकी हुई है। आज आपको जानना चाहिए इस वार्ता का एजेंडा क्या होगा, क्यों कहा जा रहा है यही वार्ता एशिया की दो महाशक्तियों के रिश्तों के भविष्य की पटकथा लिखेगी। अजीत डोभाल के बीजिंग पहुंचने के 20 दिन बाद दिल्ली में ब्रिक्स समिट होने वाला है, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत दुनिया के कई महत्वपूर्ण देशों के नेता एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं। आज आपको जानना चाहिए क्यों कहा जा रहा है डोभाल का बीजिंग दौरा तय करेगा शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट में भाग लेने वाले दिल्ली आएंगे या फिर नहीं आएंगे, और जिनपिंग के दिल्ली आने का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले देखिए डोभाल के बीजिंग दौरे में क्या क्या खास होने वाला है। मित्रों, अजीत डोभाल आज दोपहर में चीन की 2 दिवसीय यात्रा पर बीजिंग पहुंच गए। अजीत डोभाल चीन के विदेश मंत्री और विशेष प्रतिनिधि वांग यी के निमंत्रण पर बीजिंग पहुंचे हैं। दोनों देशों के लिए कल यानी 25 अगस्त का दिन सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कल डोभाल और वांग यी की मुलाकात होगी। अजीत डोभाल अपनी यात्रा के दौरान चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान वार्ता का मुख्य मुद्दा भारत चीन का अनसुलझा सीमा विवाद रहेगा। भारत और चीन लगभग 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। इसे ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या एलएसी कहा जाता है। दोनों देशों के बीच कोई औपचारिक रूप से सहमत अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, इसलिए पूरी एलएसी ही विवादित मानी जाती है। अजीत डोभाल के बीजिंग पहुंचने पर भारत चीन के मतभेदों को दूर करने और एलएसी पर शांति और स्थिरता बनाने रखने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। मित्रों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2 तारीखों का जिक्र किया। 2020 की गर्मियों में भारत और चीन के बीच गलवान झड़प के बाद दोनों देशों के बीच संबंध सबसे बुरी स्थिति में पहुंच गए थे, और अक्टूबर 2024 में कजान की ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ी बर्फ पिघलनी शुरू हुई थी। एस जयशंकर ने सीमा पर शांति और स्थिरता को दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों का सबसे बड़ा आधार बताया। हालांकि विदेश मंत्री ने यह भी कहा, राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर स्थिरता वाले संबंध बनाए रखना भारत और चीन दोनों के हित में है। अब दोनों ही देश इसी कोशिश में लगे हैं और भारत के एनएसए अजीत डोभाल इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आज आपको जानना चाहिए जिस विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता में भाग लेने अजीत डोभाल बीजिंग पहुंचे हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई और अजीत डोभाल इससे कब और कैसे जुड़े। मित्रों, अजीत डोभाल ने आज बीजिंग यात्रा पर पहुंचने के लगभग 23 साल पहले वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन गए थे। तब भारत और चीन ने समझा कि चीन विवाद इतना बड़ा है, ये सीमा विवाद इतना बड़ा है कि इसे केवल अधिकारियों और सैन्य अधिकारियों की बैठकों से नहीं सुलझाया जा सकता। इसलिए तय हुआ कि दोनों देशों के वरिष्ठ राजनीतिक प्रतिनिधि सीधे इस पर बातचीत करेंगे। 2014 में अजीत डोभाल को चीन से सीमा विवाद मामलों पर विशेष प्रतिनिधि बनाया गया। तब से लेकर अब तक डोभाल ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अजीत डोभाल के दौरे में सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि भारत और चीन के बीच विशेष प्रतिनिधियों का चैनल केवल सीमा विवाद के अंतिम समाधान तक सीमित नहीं रहा। जब जब भारत और चीन के बीच सीमा पर कोई संकट हुआ, तब तब इसी चैनल के माध्यम से उस संकट को भी संभाला गया। भारत और चीन के बीच डोकलाम संकट के दौरान डोभाल और उस वक्त चीन के विशेष प्रतिनिधि यांग जिएची के चैनल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गलवान संकट के बाद 5 जुलाई 2020 को डोभाल और वांग यी की बातचीत हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य था सैनिक पीछे हटें, तनाव कम हो और सीमा पर फिर शांति आए। गलवान के बाद लगभग 5 साल तक भारत चीन के विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता बंद रही। 2024 में अजीत डोभाल और वांग यी एक बार फिर से मिले। इसके बाद दोनों देशों ने फिर से इसी चैनल के माध्यम से सीमा विवाद को सुलझाने का प्रयास शुरू किया। आज आपको समझना चाहिए, अगले कुछ घंटों में अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच जो वार्ता होने जा रही है, उसे भले ही आधिकारिक रूप से सीमा विवाद को सुलझाने वाली वार्ता कहा जा रहा हो, लेकिन इस वक्त डोभाल की बीजिंग में मौजूदगी का मतलब कितना बड़ा है। मित्रों, अजीत डोभाल इस यात्रा के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की संभावित भारत यात्रा के लिए दोनों देशों के बीच माहौल को शांत और अनुकूल भी बनाएंगे। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन से रिश्ते भारत के लिए हमेशा बहुत उलझन भरे रहे हैं।
मित्रों, आज आपको समझना चाहिए डोभाल की बीजिंग यात्रा पर दुनिया की दिलचस्पी क्यों सबसे ज्यादा है और दिल्ली की ब्रिक्स समिट से इसे क्यों जोड़ा जा रहा है। इसके लिए आपको दो तस्वीरें एक साथ देखनी चाहिए। मित्रों, जिस समय डोभाल बीजिंग पहुंचे, लगभग उसी वक्त भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर रहे थे। इसे भी ब्रिक्स समिट की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। यानी ब्रिक्स में शामिल दो ताकतवर देशों के साथ भारत की डिप्लोमेसी एक साथ जारी है। जयशंकर मॉस्को में है और डोभाल बीजिंग में, और इसके बाद दिल्ली में ब्रिक्स के बड़े नेता अगर एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उनकी मौजूदगी पूरी दुनिया को बड़ा संदेश देगी। पहले समझिए, अगर जिनपिंग भारत आते हैं तो इससे दोनों देश दुनिया को कौन से 3 बड़े संदेश दे पाएंगे। इस दौरे से मोदी और शी जिनपिंग के बीच संबंध केवल तनाव को संभालने तक सीमित नहीं रहेंगे, ये फिर से सीधी राजनीतिक बातचीत की ओर बढ़ सकते हैं। भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। शी का दिल्ली आना दिखाएगा कि चीन भारत की भूमिका और ब्रिक्स के मंच को गंभीरता से ले रहा है। इसके अलावा भारत और चीन के बीच भले ही सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है, लेकिन शी की यात्रा बताएगी मतभेदों के बावजूद दोनों देश एक दूसरे से सहयोग के लिए तैयार हैं। यानी शी का भारत आना यह संकेत होगा कि चीन भारत से टकराव बढ़ाने के बजाय बातचीत और संबंध सुधारने का रास्ता तलाश रहा है। मित्रों, इस यात्रा का असर दुनिया की 2 सबसे बड़ी सुपर पावर रूस और अमेरिका पर भी पड़ेगा। अमेरिका इसे इस रूप में देखेगा कि भारत चीन से प्रतिस्पर्धा के बावजूद उसके साथ संवाद भी बनाए हुए, यानी भारत किसी एक खेमे में पूरी तरह नहीं जा रहा है। इससे भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी देने वाले ट्रंप पर दबाव बढ़ेगा। वहीं रूस भारत और चीन दोनों के साथ संबंध रखता है। मोदी शी की बातचीत और भारत चीन संबंधों में सुधार से रूस को भी अपने दोनों बड़े साझेदारों के साथ संतुलन बनाए रखने में फायदा होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। इसकी वजह है दोनों देशों के बीच मौजूद अविश्वास। मित्रों, वर्ष 1950 में सरदार पटेल ने चीन से जुड़े मुद्दे पर पंडित नेहरू को लिखे एक पत्र में कहा था, ऐसा लगता है जैसे उस भाषा में कोई मित्र नहीं बल्कि एक संभावित शत्रु बोल रहा हो। यह बात सरदार पटेल ने चीन द्वारा तिब्बत पर हमले के बाद कही थी। यानी आज से 75 वर्ष पूर्व भी चीन को लेकर देश में अविश्वास था, जो आज भी कम नहीं हुआ है। और इसी अविश्वास को कम करने के लिए डोभाल और वांग यी के बीच बीजिंग में वार्ता होने जा रही है। इस वार्ता में भारत के लिहाज से जो 5 एजेंडे सबसे ज्यादा अहम होंगे, आज आपको उनके बारे में भी जानना चाहिए। बैठक के दौरान दोनों देश सीमा पर सैनिकों को पीछे हटाने से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। 2020 के बाद भारत और चीन की सेनाएं कई जगहों से पीछे हट चुकी हैं। अब अगला सवाल है, सीमा को वास्तव में स्पष्ट कैसे किया जाए। इसलिए कुछ ऐसे छोटे हिस्सों में पहले सीमा तय करने की कोशिश हो सकती है जहां दोनों की सहमति बन सकती है, यानी जहां पर भारत और चीन को कोई विरोधाभासी दावा नहीं करते हो दोनों। गलवान के बाद दोनों देशों के सैनिक आमने सामने से पीछे हट गए हैं, लेकिन दोनों तरफ अभी भी सैनिक, हथियार, सड़कें और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। अब बातचीत यह होगी कि तनाव और सैन्य जमावड़ा वास्तव में कितना कम किया जाए। लद्दाख के बाद अब भारत अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी सतर्क है। इस क्षेत्र में चीन की गतिविधियों की रिपोर्ट आती रहती है, इसीलिए चीन को संदेश दिया जाएगा, लद्दाख में शांति हो लेकिन अरुणाचल में नया तनाव पैदा ना हो। चीन तिब्बत में बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है। भारत को अंदेशा है कि इससे ब्रह्मपुत्र के पानी और निचले क्षेत्रों पर असर पड़ सकता है। यह मुद्दा भी चीन के सामने उठाया जाएगा। अगर डोभाल और वांग यी के बीच बातचीत अच्छी रहती है तो भारत और चीन के बीच माहौल और सकारात्मक हो सकता है। इसके बाद शी जिनपिंग अगर ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने दिल्ली आते हैं तो पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात बेहतर माहौल में हो सकती है, जिससे दूसरे मुद्दों पर सहयोग की बात की जा सकती है। मित्रों, ब्रिक्स में शामिल देशों में दुनिया की 48% आबादी रहती है। ब्रिक्स में शामिल देशों की इकोनॉमी दुनिया की लगभग 28% है और भारत और चीन इसमें सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। ऐसे में भारत और चीन के बीच तनाव कम होने से व्यापार, निवेश और सप्लाई चेन में अनिश्चितता घट सकती है। इससे एशियाई अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक माहौल बन सकता है। वैसे इस मीटिंग के बीच एक और घटना हुई जिसने चीन के अंदर भारत की सकारात्मक छवि को मजबूत किया। 22 अगस्त को पनामा का एक मालवाहक जहाज ओडिशा के पारादीप तट से करीब 200 नॉटिकल मील दूर बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इस जहाज में 20 चीनी चालक दल के सदस्य थे। भारतीय नौसेना के P-8I विमान ने इस जहाज का पता लगाया, जिसके पास जहाज MT एसोपस ने 2 लोगों को सुरक्षित बचा भी लिया। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल ने बाकी लापता लोगों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। चीनी नागरिकों को बचाने के लिए भारत के इस ऑपरेशन को
ग्लोबल टाइम्स ने कवर भी किया। इस लेख में चीन के साउथ एशिया मामलों के एक्सपर्ट लिन मिनवांग ने कहा है कि इससे चीनी लोगों को भारत की सद्भावना महसूस हो रही है और इससे भारत चीन संबंधों में सुधार की संभावना बन सकती है। यदि भारतीय अधिकारी बचाव अभियान पर लगातार नजर रखते हैं तो यह भारत चीन के संबंध सुधारने की तरफ बढ़ाया हुआ कदम होगा। यानी जिस वक्त डोभाल बीजिंग में हैं, चीन के मुखपत्र में भारत चीन को लेकर सकारात्मक खबरें छप रही हैं। इसका मतलब चीन भी भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की तरफ बढ़ रहा है। डीएनए मित्रों, चीन के पूर्व सर्वोच्च नेता डेंग शियाओपिंग ने 1988 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी से कहा था, जब तक चीन और भारत एक साथ नहीं आते तब तक कोई एशियाई सदी नहीं आ सकती। इसका मतलब चीन के नेता बहुत पहले समझ चुके थे, पश्चिमी देशों के वर्चस्व को खत्म करने के लिए चीन चाहे जितना जोर लगा ले, लेकिन जब तक उसे भारत का साथ नहीं मिलेगा तब तक वो इस वर्चस्व को नहीं खत्म कर सकता। इस वक्त भारत और चीन के बीच अविश्वास की सबसे बड़ी वजह सीमा विवाद है, जिसका हल निकालने की जिम्मेदारी डोभाल को सौंपी गई है। इस बीच न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है शी जिनपिंग एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आ सकते हैं। हालांकि भारत या चीन की तरफ से अब तक कोई औपचारिक जानकारी नहीं मिली है। डोभाल की बीजिंग यात्रा के बाद इस पर आखिरी फैसला हो सकता है। मित्रों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि हम तब तक एक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकते जब तक हमारे नागरिक आंतरिक और बाहरी दोनों मोर्चों पर पूरी तरह सुरक्षित महसूस ना करें। यही कारण है कि जब अजीत डोभाल सरहद को सुरक्षित रखने के लिए कूटनीतिक मोर्चे पर सक्रिय हैं, तब गृह मंत्री अमित शाह आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीति बना रहे हैं। आज से उन्होंने देश भर के शीर्ष अधिकारियों के साथ संवाद शुरू किया। हाइब्रिड मोड पर आयोजित इस बैठक के पहले दिन आज देश भर से अलग अलग सुरक्षा बलों, केंद्रीय खुफिया एजेंसी और राज्य पुलिस बलों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। बैठक में आतंकवाद से लेकर ड्रग तस्करी तक देश को सुरक्षित रखने से जुड़े हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई। गृह मंत्री और अधिकारियों के बीच ये संवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पंजाब देश के दुश्मनों के निशाने पर है। चंडीगढ़ में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। बड़ी मात्रा में विस्फोटक के साथ पुलिस ने 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारियां ऐसे वक्त में हुई हैं जब अमृतसर के सैन्य ठिकानों को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। अमृतसर में सीमा पार से हो रही हथियारों की तस्करी के एक बड़े नेटवर्क को भी ध्वस्त कर दिया गया और इस सब के बीच दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ा सम्मेलन चल रहा है। मित्रों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानना था कि अगर हम अपनी आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में विफल रहे तो बाहरी मोर्चे पर मिली कोई भी जीत देश को नहीं बचा पाएगी। देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का 9वां संस्करण आज से शुरू हुआ। आंतरिक सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए बुलाई गई इस उच्च स्तरीय बैठक में देश के 850 से अधिक शीर्ष अधिकारी शामिल हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक 2 दिनों तक चलेगी। इसका मकसद देश को कमजोर करने वाली चुनौतियों से निपटना है। इस बैठक में आतंकवाद, साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी, ड्रग्स की तस्करी, अवैध घुसपैठ और एन्क्रिप्टेड ऐप्स से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों पर मंथन हो रहा है। मित्रों, ये रणनीति बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पंजाब में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियों को पुख्ता इनपुट मिले हैं कि पाकिस्तान में बैठा आतंकी गैंगस्टर शहजाद भट्टी अमृतसर के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की फिराक में है। जो खुफिया जानकारी मिली है उसके मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद 2 हैंडलर्स को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इन 2 हैंडलर्स के नाम है राणा भाई और मलिक। ये दोनों भट्टी गैंग के सबसे भरोसेमंद और बड़े हैंडलर्स हैं। हैंडलर वो होता है जो सीधे ग्राउंड पर खुद नहीं जाता बल्कि दूसरों से काम करवाता है। खुफिया जानकारी ये भी मिली है कि दोनों हैंडलर्स ने अमृतसर की खासा छावनी और बुढ़ा थे जैसे सैन्य ठिकानों की रेकी भी करवाई है। शहजाद भट्टी का नेटवर्क असल में एक हाइब्रिड टेरर गैंगस्टर मॉड्यूल है और यह भी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद की तरह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की ऑक्सीजन पर ही चलता है। इसीलिए NIA और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां इसे हल्के में नहीं ले रही। अमृतसर की खासा छावनी, बुड्ढा थे और इसके आसपास के सभी संवेदनशील सैन्य ठिकानों, एयरफोर्स बेस और छावनियों के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तान और खालिस्तानियों की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षाकर्मी अलर्ट मोड पर हैं। मित्रों, अमृतसर के सैन्य ठिकानों को लेकर अतिरिक्त सतर्कता इसलिए भी बरती जा रही है क्योंकि इसी साल 5 मई को खासा छावनी की बाहरी दीवार के पास एक धमाका हुआ था। हालांकि धमाके की तीव्रता कम थी और इससे कैंटोनमेंट के चारों ओर लगी टीम की शीट को नुकसान पहुंचा था। सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे आतंकी गैंगस्टर नेटवर्क की एक गतिविधि पर नजर रख रही हैं। आशंका है ऐसे नेटवर्क पंजाब के कुछ भटके हुए नौजवानों की मदद से
हमला करवा सकते हैं। डीएनए मित्रों, आशंका इसलिए भी बड़ी है क्योंकि अमृतसर से करीब 225 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ में पुलिस ने बड़े आतंकी मॉड्यूल को पकड़ा है। चंडीगढ़ पुलिस ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 3 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए इन तीनों आतंकवादियों में से एक प्रभप्रीत सिंह अमृतसर का ही रहने वाला है। इसके अलावा लवप्रीत सिंह और जशनप्रीत सिंह तरन तारण के रहने वाले हैं। पुलिस को इनके पास से लगभग 6 किलो जिलेटिन स्टिक्स मिली हैं। विस्फोटक के साथ साथ एक डेटोनेटर, पावर सोर्स और रिमोट से चलने वाला ट्रिगरिंग सिस्टम भी जब्त किया गया है, जिसमें वो एक आईडी तैयार करने वाले थे। इसके अलावा इनके पास से एक पिस्टल, एक मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। मित्रों, इन संदिग्ध आतंकवादियों के पास जो विस्फोटक मिले हैं उनसे कितना नुकसान हो सकता है था, इसे ऐसे समझिए कि इसके फटने की वजह से करीब 50-60 फीट के दायरे में मौजूद हर व्यक्ति के जान जाने की 100% आशंका रहती। 50 मीटर तक शॉक वेग फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती थी और कान के पर्दे उड़ा सकती थी। अगर बम के साथ कीले, छर्रे या नटबोल्ट मिलाए गए हो तो वो 300 फीट दूर तक उड़कर लोगों को गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं। अगर ये बम किसी बस, कार या ट्रेन के भीतर फटता तो पूरा वाहन मलबे में बदल जाता और अंदर बैठे किसी भी व्यक्ति का बचना नामुमकिन होता। और ये विस्फोटक कहां मिला है? चंडीगढ़ के सेक्टर 43 जैसे वेस्ट बस स्टैंड के पास। पुलिस का दावा है तीनों आरोपी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक मॉड्यूल के लिए ग्राउंड लेवल ऑपरेटिव के तौर पर काम कर रहे थे। तीनों विदेश में बैठे हैंडलर्स के निर्देश पर काम करते थे। सूत्रों के मुताबिक लवप्रीत सिंह बब्बर खालसा के आतंकी सतनाम सिंह और सत्ता नौशेरा के संपर्क में था। सत्ता नौशेरा का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से सीधा संपर्क है। पुलिस का कहना है ये लोग किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर आईडी लगाकर धमाका करने की फिराक में थे। मित्रों, इन तीनों संदिग्ध आतंकवादियों को पुलिस ने अदालत में पेश किया है। अदालत ने इन्हें हिरासत में भेज दिया है। आप जानते हैं, जिन लड़कों के पास से विस्फोटक मिला है उनमें से 2 की उम्र सिर्फ 19 साल थी। इंटरपोल और 5 आइज जैसे वैश्विक खुफिया संगठनों की रिपोर्ट्स का मानना है कि चरमपंथी संगठनों के कोर रिक्रूटमेंट टारगेट में 15 से 25 वर्ष के युवा ही होते हैं, क्योंकि तार्किक सोच और परिणामों का आकलन करने वाला मानव मस्तिष्क का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स 25 साल की उम्र तक पूरी तरह विकसित नहीं होता। 19 से 21 साल के युवाओं में भावुकता, गुस्सा और सामाजिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह की भावना बहुत तीव्र होती है, जिसका फायदा हैंडलर्स आसानी से उठाते हैं। सुरक्षा एजेंसियां भी वयस्कों की तुलना में कम उम्र के लड़कों पर शुरुआत में कम शक करती हैं। इसलिए आतंकी इन्हें स्लीपर सेल या कोरियर के रूप में इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। आतंकी संगठन इन युवाओं को महान उद्देश्य के लिए लड़ने, मसीहा बनने या समुदाय का रक्षक बनने का झूठा नैरेटिव बेचते हैं, जो युवाओं को आकर्षित करता है। 19 साल का प्रभप्रीत भी इसी का शिकार हुआ। उसके परिवार वालों को अंदाजा नहीं था कि दिहाड़ी मजदूरी करने वाला प्रभप्रीत आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो सकता है। उसकी नानी का क्या कहना है वो भी अब हम आपको सुनाते हैं। माता जी, अब प्रभप्रीत को कभी आपके सामने फोन आता था? कैसे वो फोन पर बात करता था? घर पर तो बात नहीं करता था, बाहर का मुझे नहीं पता क्या करता होगा। सोचा था कि प्रभप्रीत इतना बड़ा काम कर जाएगा? नहीं सोचा। नहीं, कभी नहीं सोचा था। तो खालिस्तानी और पाकिस्तानी दोनों मिलकर पंजाब के भटके हुए कुछ नौजवानों को टारगेट कर रहे हैं। प्रभप्रीत जैसे युवाओं के जरिए पंजाब को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन साजिशों को सुरक्षा एजेंसीज बार बार नाकाम कर रही हैं। देश भर में भट्टी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, तो पंजाब से भी भट्टी गैंग के 44 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। आज ही अमृतसर पुलिस ने हथियारों और ड्रग्स की तस्करी करने वाले 3 बड़े नेटवर्क्स का खुलासा किया। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 9 पिस्टल और 6 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की गई। जो लोग सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को बहकाने की कोशिश करते हैं, उनसे बचकर रहना चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान की तरफ से इन लोगों को स्मगलर्स के साथ मिलकर उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 25,000 प्रति कंसाइनमेंट दिए गए थे। इससे एक दिन पहले ही पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने अमृतसर में एक दूसरे हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने इस ऑपरेशन के दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 10 पिस्टल, मैगजीन और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों आरोपी विदेश में बैठे एक हैंडलर के सीधे संपर्क में थे। अब सवाल है कि पुलिस ने जिन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, क्या वो भट्टी गैंग के संपर्क में थे?
क्या भट्टी गैंग ने ही उन्हें हथियार मुहैया कराए थे? क्या इन्हें ड्रोन के जरिए पहले भी ऐसे हथियार मिल चुके थे, या फिर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए भेजे जाने वाली खेप से पहले का ये एक रिहर्सल मात्र था? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है, क्योंकि इसी अमृतसर में बड़ी आतंकी घटना को लेकर अलर्ट भी है। मित्रों, एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तानी और खालिस्तानियों के मंसूबों पर चोट कर रही हैं, तो दूसरी तरफ पंजाब के नौजवान भी अलग अलग स्तर पर इन साजिशों को नकार रहे हैं। 2019 में पंजाब में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT से मान्यता प्राप्त 400 से भी कम स्टार्टअप थे, और आज 2026 में ये आंकड़ा 2000 से ज्यादा हो चुका है। हरियाणा और चंडीगढ़ को मिलाकर इस पूरे रीजन में लगभग 15,500 स्टार्टअप हैं, जिन्होंने मिलकर 2.25 लाख से ज्यादा डायरेक्ट नौकरियां पैदा की हैं। केंद्र सरकार ने 2020 में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया था। पंजाब में यह अभियान 17.5 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचा है। पाकिस्तान जिस ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल हथियार और हेरोइन भेजने के लिए करता है, पंजाब के युवाओं ने उसी तकनीक को अपनी तरक्की का जरिया बना लिया है। नाबार्ड और केंद्र सरकार की सब्सिडी योजना की मदद से पंजाब के युवा अब एग्रीटेक स्टार्टअप्स बनाकर एग्रीकल्चरल ड्रोन पायलट बना रहे हैं। पंजाब के लाखों छात्र खुद नशा विरोधी रैलियां निकाल रहे हैं, मैराथन और जागरूकता अभियान चलाकर ड्रग फंडेड आतंकी नेटवर्क की आर्थिक रीढ़ को कमजोर कर रहे हैं। पंजाब के 596 सीमावर्ती गांवों में स्थानीय नौजवान, पूर्व सैनिक और पुलिस मिलकर 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं, जिससे ड्रोन घुसपैठ को रोकने में मदद मिली है। और इस सब के बीच जिस तरह पंजाब के युवाओं ने स्टार्टअप और खेल पर फोकस किया है, उससे देश के दुश्मनों के मंसूबों पर चोट पहुंची है। 2023 में एशियन गेम्स हुए थे, उसमें 72 साल बाद पंजाब के खिलाड़ियों ने 20 पदक जीते थे। जाहिर है पंजाब को ना तो खालिस्तानियों की साजिश मंजूर है और ना ही पाकिस्तानियों की, और इस सब के बीच सुरक्षा एजेंसी जिस तरीके से चौकन्नी है, उसका असर भी दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान और खालिस्तानी दोनों की साजिश बार बार विफल हो रही है। पिछले एक साल में खालिस्तानी और आईएसआई समर्थित आतंकी नेटवर्कों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा क्रैकडाउन हुआ है। भारत और विदेशों से मिलकर 100 से अधिक खालिस्तानी आतंकवादी मॉड्यूल्स के गुर्गे और उनके स्लीपर सेल्स को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है। खालिस्तानियों पर इस चोट के बीच आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने निज्जर की हत्या की जिम्मेदारी ली है। गोल्डी बराड़ का दावा है कि उसके गैंग ने निज्जर को इसलिए मारा क्योंकि वो ड्रग्स की तस्करी और नाबालिगों के शोषण में शामिल था। FBI ने गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी पर $50,000 के इनाम की घोषणा भी की। जून 2023 में कनाडा के सरे में निज्जर की हत्या कर दी गई। हमारा अगला विश्लेषण लाठी से जुड़ा हुआ है। हिंदी में लाठी को लेकर आपने कई कहावतें सुनी होंगी, जैसे ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन आज हम जिस लाठी की बात करने वाले हैं वो पुलिस की लाठी है। आपने पुलिस की लाठी जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस के हाथ में पहली बार लाठी कब आई? AK-47 और इंसास राइफल्स के दौर में भी लाठी का दबदबा कैसे बना हुआ है? देश के पुलिस सिस्टम में लाठी का अब तक का सफर कैसा रहा है? लाठियों के बदलाव और दबदबे का पूरा इतिहास और वर्तमान आज हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन सवाल है, क्यों आज हम आपके साथ पुलिस की लाठी पर संवाद कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूपी पुलिस 30,000 नई लाठियां खरीदने जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 30,000 नई लाठियों का ऑर्डर दिया है। यूपी पुलिस हिंसक प्रदर्शन और पत्थरबाजी की घटनाओं से निपटने के लिए अपनी तैयारी को और मजबूत कर रही है। इसके लिए करीब 30 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है। इस पैसे से यूपी पुलिस 30,000 हेलमेट खरीदने जा रही है, 30,000 PVC ढाल खरीदे जाएंगे, 1,500 बुलेट प्रूफ ढाल का ऑर्डर दिया जाएगा, 1,500 छोटे लाउड स्पीकर और 30,000 नई PVC लाठियां खरीदी जाएंगी। 30 करोड़ के इस बजट में 1.5 करोड़ रुपए 30,000 लाठियों के लिए आवंटित किए गए हैं। ये PVC लाठी है क्या, इसकी खासियत क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन पहले पुलिस की दुनिया में लाठियों के इस्तेमाल का इतिहास समझ लेते हैं। डीएनए मित्रों, इतिहास में सबसे पहले लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने लाठियों का इस्तेमाल किया। 1829 में लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस की स्थापना हुई थी। उन्हें हथियारों की जगह लाठियां इसलिए दी गई थी ताकि वो सेना से अलग दिखाई दे। सवाल उठता है कि पुलिस को लाठियों की जरूरत क्यों पड़ी? इस दौर में औद्योगिकीकरण बढ़ रहा था, लंदन जैसे शहर तेजी से बड़े हो रहे थे, क्राइम बढ़ा, राजनीतिक प्रदर्शन बढ़े, अलग अलग तरह के प्रदर्शन बढ़े। इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए पुलिस को लाठी डंडों से लैस किया गया। इसी दौर में दुनिया के सबसे पहला लाठी चार्ज भी हुआ था। 1833 में लंदन में कामगारों का एक प्रदर्शन जब हिंसक हो गया, तब पुलिस ने लाठी चार्ज किया और यह पहला लाठी चार्ज था। इसे आधुनिक इतिहास का
पहला लाठीचार्ज कहा जाता है। भारत में भी पुलिस के हाथ में लाठी अंग्रेजों की ही देन है। 1857 की क्रांति के बाद 1861 में अंग्रेजों ने पुलिस एक्ट पास किया। पुलिस एक्ट के सेक्शन 30A में यह उल्लेख किया गया कि किसी भी प्रदर्शन को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया जा सकता है। इस एक्ट के लागू होने के बाद लाठी अंग्रेजों के अत्याचार की पहचान बन गई। इसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ उठने वाली हर एक आवाज को लाठी से दबाया जाने लगा। वैसे तो असहयोग आंदोलन से लेकर कई आंदोलनों में अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों पर लाठीचार्ज किया, लेकिन भारत में पहला बड़ा और चर्चित लाठीचार्ज 1928 में हुआ। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। लाला लाजपत राय उस प्रदर्शन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। इस प्रदर्शन को दबाने के लिए पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज किया। 30 अक्टूबर को हुए इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और 17 नवंबर को उनका देहांत हो गया। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने लाठी को लोगों को डराने का एक बड़ा हथियार बना लिया। अंग्रेजों के लिए लाठी सबसे बड़ा हथियार कैसे बन गई, इसका एक प्रमाण 1943 के बंगाल पुलिस रेगुलेशन में भी मिलता है, जब अंग्रेजों ने पुलिस की लाठी का कायदा कानून तक तय कर दिया था। 1943 के बंगाल पुलिस रेगुलेशन में 2 तरीके की लाठियों का जिक्र मिलता है। पहली, फुल साइज लाठी। बांस से बनी इस लाठी की लंबाई 5 फीट या 7 फीट तय की गई थी, 7 इंच तय की गई थी। और दूसरी हाफ साइज लाठी, जिसकी लंबाई 2 फीट 10 इंच तय की गई थी। अंग्रेजों ने जानबूझकर लंबी और भारी बांस की लाठियों को चुना ताकि सड़क पर चलते हुए वर्दी और लाठी देखकर ही लोग खौफ से भर जाएं। लेकिन आजादी के बाद धीरे धीरे लाठी के उपयोग का तरीका और लाठी का आकार दोनों बदलता चला गया। 1861 से 1947 के बीच लाठी की लंबाई 5 फीट 7 इंच रही। आजादी के बाद शुरुआती दशकों में पुलिस में बांस की लाठी बरकरार रही, लेकिन इसकी लंबाई थोड़ी कम हुई। 1950 से 1980 के दशक में पुलिस की लाठी औसतन 4 से 4.5 फीट तक रही। अलग अलग राज्यों की पुलिस अपने हिसाब से लाठी की लंबाई तय करती रही। फिर आया 1990 से 2000 का दशक। ये वो दौर था जब पीसीआर वैन आ गई। यही वजह है कि लाठी की लंबाई कम होकर 3 से 3.5 फीट हो गई। कई राज्यों ने इस दौर में बांस की जगह फाइबर ग्लास की लाठी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 2010 के बाद का दौर अलग अलग लाठियों का रहा। कई राज्यों की पुलिस के पास 32 इंच की पारंपरिक बांस वाली लाठी है, तो कई के पास 1 मीटर की स्टैंडर्ड्स पॉलीकार्बोनेट लाठी है। कई राज्यों की महिला पुलिस के पास 900 मिलीमीटर की पॉलीकार्बोनेट लाठी भी है, तो कुछ राज्यों की पुलिस 24 इंच के टोम्फा लाठी का भी इस्तेमाल करती है। यूपी पुलिस 500 रुपए की जो लाठी खरीदने जा रही है, वो लाठी का सबसे मॉडर्न और स्टैंडर्ड वर्जन है। ये लाठी पीवीसी से बनी हुई है। इसमें फाइबर, पॉलीकार्बोनेट और रबर का इस्तेमाल होता है। इस लाठी का वजन 400 ग्राम से कम होता है। इस लाठी के दोनों सिरों पर रबड़ लगी हुई होती है। ये लाठी 1 मीटर लंबी और 25 मिलीमीटर मोटी होती है। नए दौर की ये लाठियां बैंत वाली लाठियों से अलग हैं, और क्यों है आपको वो भी जानना चाहिए। अब पुलिस को ये फाइबर वाली लाठी दी जा रही है, इसको इस्तेमाल करना पुलिस के लिए काफ़ी आसान है, चूँकि इसका वेट काफ़ी हल्का है। इसको कैरी करना यानी कि इसमें हाथ फंसा के इसको पकड़ पाना और इसके बाद इसको इस्तेमाल करना यानी कि ना ही खोने, ना ही गुम होने, ना ही टूटने का कोई इसके साथ माजरा है। ये जो डंडे हैं, बांस के डंडे हैं, तो इनमें और इन डंडों में क्या अंतर है? ये टिकाऊ ज़्यादा है, जो पीवीसी वाले हैं ज़्यादा टिकाऊ हैं और इनकी चोट हल्की लगती है। डंडे हैं, इससे ज़्यादा किसी को चोट ना लगे, इसलिए मॉडिफाई करके जो बनाए गए हैं। सिर्फ पुलिस का काम है शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए आदमी को दिखावा जरूर करें, चोट ना लगे किसी को। पुलिस विभाग में पहले बेंत के डंडे होते थे, लाठियाँ होती थी जो कि भारी भी होती थी। उनका रखरखाव भी थोड़ा दुरूह कार्य था तथा उनमें फांस इत्यादि भी निकल आती थी जो कि कभी कभी चुभ जाती थी। उनकी लाइफ भी उतनी नहीं थी। जो अब ये फाइबर के बेंत आए हैं, ये बहुत सुविधाजनक है, वज़न में कम है, मेंटेनेंस की कोई प्रॉब्लम्स नहीं हैं और कारगर हैं। आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि यूपी पुलिस को इतनी लाठियों की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसके लिए आपको हमारे देश में होने वाले प्रदर्शनों के बारे में भी जानना चाहिए। आपको ये जानना चाहिए कि हर साल कितने प्रदर्शन हिंसक हो जाते हैं और लाठीचार्ज की नौबत आ जाती है। साल 2025 में देश में 20,600 प्रदर्शन हुए।
रिपोर्ट्स कहती है कि इनमें से 25% प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिनमें लाठीचार्ज की स्थिति आ गई, यानी 5150 प्रदर्शनों में लाठीचार्ज की नौबत आ गई। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए हर राज्य पहले से अपनी तैयारी करके रखते हैं। इंटरनेट पर राज्यों और पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा जारी किए गए टेंडर्स के मुताबिक साल 2024 में 29,000 लाठियां खरीदी गई, 2025 में 62,000 और 2026 में अभी तक 38,000 लाठियों का ऑर्डर दिया जा चुका है। यानी बीते 3 साल में अलग अलग राज्यों की पुलिस और सुरक्षा बलों ने करीब 1,30,000 लाठियां खरीदी हैं। अगर एक लाठी की कीमत औसतन 500 रुपए मान ली जाए तो लाठियों की खरीद पर 6.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मित्रों, लाठी पुलिसिंग का सबसे पुराना और कहा जाए तो सबसे कारगर हथियार साबित हुआ है, लेकिन लाठी या डंडे का प्रारूप अलग अलग युगों में रहा है। प्राचीन ग्रंथों में लाठी को दंड कहा गया, तो जो न्याय का प्रतिनिधित्व करती थी। राजा के पास दंडपाल होते थे जो अपराधियों को लाठी के दंड से अनुशासित करते थे। गुरुकुल में ज्ञान और अनुशासन के लिए आचार्य लाठी रखते थे। अंग्रेजों के शासन में लाठी विरोध रोकने का हथियार बना। गांधी जी के लिए लाठी उनके अहिंसक संघर्ष की साथी रही। यानी लाठी का आकार बदलता गया, वजन बदलता गया, प्रारूप बदलता गया, लेकिन हाल फिलहाल में इसके इस्तेमाल को लेकर कई विवाद भी हुए हैं। ऐसे में जिन लोगों के हाथ में लाठी है उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शक्ति का इस्तेमाल तभी जायज है जब उसका मकसद किसी बड़े नुकसान को रोकना हो। डीएनए मित्रों, बंगाल में चुनाव के पहले मछली और मांसाहारी खानपान एक मुद्दा बना था। उस समय टीएमसी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी सत्ता में आई तो लोगों के मछली खाने पर पाबंदी लग जाएगी। बीजेपी ने सफलतापूर्वक इस नैरेटिव को गलत ठहराया और बंगाल का चुनाव जीत लिया। लेकिन अब यूपी में चुनाव से कुछ महीने पहले खानपान को लेकर ऐसा ही एक विवाद सामने आया है। इस बार मछली को लेकर आरोप लगाने की बारी बीजेपी की है। सावन के पवित्र महीने के दौरान अयोध्या में एक मछली भोज को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की मौजूदगी में इस मछली भोज का आयोजन किया गया। इसमें अजय राय के अलावा कांग्रेस के कुछ और नेता भी शामिल हुए थे। भोज में शामिल होने से पहले अजय राय और कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन भी किए थे। हनुमानगढ़ी मंदिर में माथा टेककर उन्होंने प्रभु का आशीर्वाद भी लिया था। लेकिन उसके बाद मछली भोज के कार्यक्रम में अजय राय के जाने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते। लेकिन उनके कार्यालय में यह है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं। मित्रों, अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है। जिला प्रशासन ने राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे और पंचकोसी परिक्रमा क्षेत्र में मांसाहारी भोजन की बिक्री पर रोक लगा रखी है। यहां तक कि इस क्षेत्र में मांसाहारी भोजन की होम डिलीवरी भी नहीं हो सकती। हालांकि कांग्रेस की दलील है कि मछली की यह दावत अयोध्या से करीब 30 किलोमीटर दूर गोसाईगंज विधानसभा के तारुन में हुई। कांग्रेस नेता राम निहाल निषाद के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए मछली भोज का यह आयोजन किया गया था। राम निहाल निषाद कुछ ही दिन पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए उन्होंने ये कार्यक्रम रखा था। कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के खाने के लिए 1 क्विंटल से ज्यादा मछली मंगवाई गई थी। कार्यकर्ता सम्मेलन खत्म होते ही मछली फ्राई खाने के लिए परोसी गई, लेकिन अजय राय का दावा है कि वो मछली भोज के आयोजन से पहले ही वहां से चले गए थे। सीएम योगी को जवाब देते हुए अजय राय ने यह भी कहा वो मांसाहारी भोजन करते ही नहीं। मैं न अयोध्या के सीमा के अंदर खाता हूँ, न सीमा के बाहर खाता हूँ। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नहीं खाता। और योगी जी बोल रहे हैं, मैं योगी से कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी भी अगर आपके अंदर मुख्यमंत्री पद की गरिमा का ध्यान है और संतत्व का ध्यान है, गेरुआ वस्त्र पहने हैं, तो कोई फोटो दिखा दीजिए अयोध्या में जो मछली खा रहे हैं अजय राय, या कोई वीडियो आपके पास हो जो दिखा दीजिए, तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठा हूँ। बीजेपी मछली खाने के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है, सनातन संस्कृति के खिलाफ बता रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस इस आयोजन को निषाद समाज से जोड़ रही है, वो समाज जो यूपी की करीब 80 सीटों पर प्रभावी है। बहुत ही दुखद है। अयोध्या धाम हमारा जब पवित्र धाम है, प्रभु रामलला का धाम है,
और वहाँ पर इस प्रकार का भोज करना, वो भी सावन के महीने में, ये कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाता है। तो निषाद समाज में तो पूरा मछली पालना, खाना, पकड़ना, बेचना उनका चोरी दामन का साथ है। और निषाद समाज ने कार्यक्रम अपने लोगों उन्होंने रखा था, तो उसमें उन्होंने अपने लोगों के लिए किया। मित्रों, अयोध्या को हिंदू आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता है। सावन के महीने में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मछली की दावत को लेकर अयोध्या के साधु संतों ने भी गंभीर आपत्ति जताई। नेमी वाला रूप आपका देखने का मिल गया, गजब की राक्षसी प्रवृत्ति आपको देखने की मिल गई कि एक तरफ तो आप अयोध्या हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करके हनुमान चालीसा का आपने पाठ किया, दूसरी तरफ इतने बड़े स्तर पे मछली भोज का आयोजन किया। मित्रों, राजनीति में नैरेटिव ही वो धुरी है जिसके चारों ओर जनता का विश्वास घूमता है। सोशल मीडिया के जमाने में कहा जाता है कि चुनाव केवल मुद्दों पर नहीं बल्कि उस नैरेटिव पर जीते जाते हैं जो जनता के दिमाग में उतर जाते हैं। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस अक्सर नैरेटिव के इर्द गिर्द एक दूसरे को घेरने की कोशिश करते हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब मांसाहार के सवाल पर कांग्रेस के नेता बीजेपी को घेर रहे थे। पिछले हफ्ते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आंध्र प्रदेश के दौरे पर पहुंचे थे। यहां कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने भोजन किया। केले के पत्ते पर खाते उनके वीडियो को इस तरह प्रचारित किया गया कि वो सावन के महीने में नॉनवेज खाना खा रहे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने इस पर सवाल उठाए। खास बात यह है कि जो अजय राय आज सफाई दे रहे हैं, उन्होंने भी नितिन नवीन को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और निकली। विपक्ष के आरोपों के बाद बीजेपी ने इसे फेक न्यूज बताकर इसका खंडन किया। बीजेपी ने साफ किया कि जिसे नॉनवेज व्यंजन बताया जा रहा है वो असल में आंध्र प्रदेश की एक पारंपरिक डिश है जो कटहल से बनती है। सोचिए, खान पान को लेकर विवाद खड़ा हो गया और आरोपों का खंडन करने के लिए बीजेपी को सामने आना पड़ा। कांग्रेस और अजय राय आज जिस मुद्दे पर सफाई दे रहे हैं, कल तक खुद उस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे थे। यानी खान पान के नाम पर एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने का नैरेटिव समय समय पर सामने आता रहता है। डीएनए मित्रों, यूपी में मांसाहारी भोजन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, लेकिन बंगाल में इस मुद्दे पर बीजेपी के ही दो गुट आपस में भिड़ गए। मटन और मछली पार्टी को लेकर टीएमसी से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं और बीजेपी के पुराने नेताओं की लड़ाई हो गई। हालात इस कदर बिगड़ गए कि एक कार्यकर्ता का सिर फट गया। यह घटना कोलकाता के आनंदपुर थाना इलाके में हुई। टीएमसी से बीजेपी में आने वाले नेताओं ने 1000 से ज्यादा लोगों के लिए मटन और मछली की पार्टी की। वहीं बीजेपी के पुराने नेताओं ने इस पार्टी का विरोध किया। पुराने नेताओं का आरोप है कि कारोबारियों से जबरन पैसे वसूलकर यह पार्टी की गई और इस तरह के आयोजन की कोई जरूरत नहीं थी। आधी रात को मामला थाने तक पहुंच गया। वहां पुलिस वालों की मौजूदगी में ही बीजेपी के दोनों गुट आपस में उलझ गए। पुलिस अब इस मामले की छानबीन में लगी हुई है। वहीं टीएमसी इस मामले में अब बीजेपी पर सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बड़े बड़े अपने कीर्ति की बात करते हैं, आज अंडे और मछली के लिए लड़ रहे हैं। सावन महीना चल रहा है, मांस मछली खाना सनातन धर्म के अंदर में ठीक नहीं है। लोग नहीं खाते हैं, खाने वाले लोग भी नहीं खाते हैं। ये लड़ रहे हैं और ये भोज करवा रहे हैं। तो जो लड़ाई हुआ है वो मटन मछली वगैरह ये सब कुछ के लिए नहीं, लेकिन वो बीजेपी का कौन है, माने बीजेपी में असली बीजेपी कौन है, इसके लिए लड़ाई है। मटन पर बंगाल बीजेपी की लड़ाई हाथापाई तक पहुंच गई। लेकिन अब हम उस झगड़े का सच दिखाएंगे जिसकी वजह से कुणाल ने आत्महत्या कर ली। मित्रों, आपको कुणाल याद है? वही लड़का जिसने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में पहाड़ी से कूदकर जान दे दी और कहा यह गया कि कुणाल आईफोन लेने की जिद कर रहा था। पिता इसके लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उसने जान दे दी। मित्रों, यह गलत है। कुणाल आईफोन के लिए पहाड़ी से नहीं कूदा था। कुणाल की खुदकुशी की वजह पारिवारिक झगड़ा है, घरेलू विवाद है। जी न्यूज की टीम ने ग्राउंड पर उतरकर इस घटना की पूरी पड़ताल की। हम पिछले 4 दिनों से लगातार इस घटना की तहकीकात कर रहे थे। यह मामला महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के 30 गांव का है। यही पहाड़ी से पहले 19 साल का कुणाल कूदा, फिर उसके पिता और उसके बाद कुणाल की मां। तीनों की मौत हो गई और पूरा परिवार खत्म हो गया। जब यह तस्वीर आई तो इस तस्वीर के साथ जानकारी यही मिली कि कुणाल ने आईफोन 15 नहीं मिलने की वजह से ऐसा कदम उठाया। वो पिता से नाराज था। मित्रों, ये सच है कि वो पिता से नाराज था, लेकिन आईफोन की वजह से नहीं, घरेलू झगड़े की वजह से। मम्मी पापा की आपसी लड़ाई उसे मानसिक तौर पर कमजोर कर रही थी। कुणाल तनाव में आ गया था। उसके पिता मुरलीधर पेशे से ट्रक ड्राइवर थे, लेकिन उनके अपने ही घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। हमारे पास कुणाल के दादाजी, बुआ और कुणाल की मौसी के बयान हैं। इन तीनों के बयान में कहीं भी आईफोन की बात है ही नहीं।
कुणाल के दादाजी के अनुसार पारिवारिक कलह इस हद तक बढ़ चुकी थी कि मुरलीधर को घर से बाहर निकाल दिया गया था। उनका बयान अब हम आपको सुनाना वाले। मुरली ट्रक चलाता था, पर उसकी पत्नी और बेटे ने उसे घर से निकाल दिया था और कहा था कि यहाँ मत आना। इसलिए वो होटल में खाता था और ट्रक में ही सो जाता था। मुझसे तो मिलने आते ही नहीं थे। तो सोशल मीडिया की झूठी कहानियों से अलग इस भयानक हादसे की मुख्य जड़ में पति पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद था। मुरलीधर अपने ही घर में अकेले पड़ गए। इस विवाद का सीधा असर पूरे परिवार पर हो रहा था। आत्महत्या के लिए पहाड़ी पर पहुंचने वाले बच्चे कुणाल पर हो रहा था। मृतक मुरलीधर की बहन शोभा मस्के ने खुलासा किया कि उनके बीच लड़ाई इसलिए ज्यादा होने लगी क्योंकि संगीता नहीं चाहती थी कि मुरली अपने घर वालों के यहाँ आना जाना जारी रखे। मुरलीधर की बहन का पक्ष भी अब आपको सुनाते हैं। घटना कशी घडली आम्हाला उनके घर में जो विवाद हो रहे थे वो भी हमें कुछ नहीं बताता था कि हमारे ऐसे झगड़े हुए हैं या क्या। बस जब उसे घर से बाहर निकाला गया उसके बाद ही मेरी और उसकी ऐसी बात हुई थी। उसने कहा दीदी उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वो बोला दीदी वो सीधे मुझसे कहती है कि तुम्हें वो प्यारी है या मैं। मुझसे झगड़ा करके गालियां देकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मित्रों याद कीजिए घटना वाले दिन कुणाल सुबह 10 बजे पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया था। पुलिस, फायर ब्रिगेड और गांव के लोग उसे बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे शांत करने के लिए आईफोन तक दिला देने का वादा किया, लेकिन कुणाल रोते हुए बार बार यही कह रहा था कि मोबाइल वजह नहीं है और यही सच भी है। कुणाल अपने माता पिता के रोज रोज के झगड़ों से परेशान था। वो होनहार छात्र था। 10वीं में उसके 92% मार्क्स आए थे। वो डॉक्टर बनने के लिए नीट की तैयारी कर रहा था और जो बातें आर्थिक तंगी की बताई जा रही हैं उसका सच भी आज आपको जानना चाहिए। नीट की कोचिंग के लिए कुणाल के परिवार ने 3 लाख की फीस भी भरी थी। तो आर्थिक तंगी की थ्योरी यहां फेल नजर आती है। तिसगांव के पूर्व सरपंच ने भी इस बात की तस्दीक की कि आईफोन की थ्योरी पूरी तरह गलत है। फोन चाहिए ऐसा बच्चे ने कुछ कहा ही नहीं और इसलिए वो सुसाइड कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं ऐसा वो घर में उनका क्या हुआ है वो पता नहीं। माता पिता भी तुझे फोन लेके देते हैं ऐसा फोन का कुछ नहीं था। फोन तो ऑलरेडी सभी के पास रहता है। उसके पास भी अच्छा फोन था। हाँ सोचिए पहाड़ी पर करीब 3 घंटे तक मिन्नतों का दौर चलता रहा। दोपहर 1 बजे जब पिता मुरलीधर बेटे को खींचकर बचाने आगे बढ़े तो संतुलन बिगड़ने से दोनों खाई में जा गिरे। अपने पति और बेटे को आंखों के सामने गिरता देख मां संगीता ने भी चंद सेकंड में पहाड़ी से छलांग लगा दी। लेकिन सोशल मीडिया जिस तरह से आईफोन की बात लगातार वहां पर की जा रही है उससे संगीता का परिवार आहत है। एक थ्योरी ये भी चलाई गई कि कुणाल ने पिता से छिपकर EMI पर आईफोन खरीदा था, लेकिन ये भी सही नहीं है। हादसे और खुदकुशी का शिकार हुआ ये परिवार काफी संपन्न था। संगीता की बहन पल्लवी पाटिल ने इस अफवाहबाजी पर अपना दर्द और गुस्सा जाहिर किया। उनकी अपील भी आपको सुननी चाहिए। आज उन तीनों को खोकर हमारी क्या हालत हो गई है यह सिर्फ हमें और हमारे परिवार को ही पता है। आज जब हम सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहे हैं जहां हमारे कुणाल के बारे में कहा जा रहा है कि उसने सिर्फ एक मोबाइल न मिलने की वजह से अपने माता पिता को इतना खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया, कृपया आप ऐसी झूठी अफवाहें न फैलाएं। आपकी इन सब बातों से हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। मित्रों संगीता स्वयं YouTube की ब्लॉगर थी। उनके करीब 35,000 सब्सक्राइबर थे। आखिरी वीडियो उन्होंने 20 अगस्त को YouTube पर अपलोड किया था। सोचिए ऐसा हो सकता है कि YouTube पर इतनी एक्टिव रहने वाली महिला के लिए आईफोन की किस्त भरने में किसी तरीके की परेशानी आ रही है। सोचिए अपनों के बीच बढ़ती खाई, आपस में बातचीत की कमी और अनसुलझे पारिवारिक तनाव ने एक ही झटके में पूरे परिवार की हंसती खेलती दुनिया हमेशा के लिए उजाड़ दी। हम ये खबर आपको क्यों बता रहे हैं इतने दिनों बाद? हम इसलिए बताना चाह रहे हैं, एक सोशल मीडिया पर जिस तरीके से सुनी सुनाई बातों को थोड़ा मसाले के साथ परोसा जाता है और फिर वो एक नैरेटिव के तौर पर पूरे देश में फैलना शुरू हो जाती है। हम उससे एक तो आपको सचेत करना चाह रहे हैं। दूसरा, इस खबर का सच आपको इसलिए बताना चाह रहे हैं, कभी कभी सच पता नहीं होता है तो हम गलत संदेश के साथ, गलत सच के साथ में ही उसी नैरेटिव पर चलते हैं और उसी पर बात करते हैं, परिवारों में बात करते हैं। ये परिवारों में डिस्कस हो रहा है। देखिए आईफोन के लिए उस बच्चे ने कूद करके जान दे दी, खुद भी कूदा और उसके साथ माता पिता भी गिर गए, मौत हो गई। और जो मूल जड़ है, इसका जो मूल कारण है, घरों में होने वाले झगड़े, माता पिता के बीच होने वाले झगड़े, वो पीछे चला गया। हम ये सच आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे परिवारों में अगर इस तरीके के झगड़े हों
अगर माता पिता इस तरीके का झगड़ा करें तो उसका असर बच्चों पर इस तरह हो सकता है और उसका परिणाम इतना खतरनाक हो सकता है। मित्रों, एनसीआरबी की उपलब्ध एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि देश में साल 2023 में कुल 1,71,418 सुसाइड दर्ज हुए। इन आंकड़ों में आत्महत्या का सबसे बड़ा दर्ज कारण पारिवारिक समस्याएं थी, जो कुल मामलों का करीब 32% है। मित्रों, इन आंकड़ों को कुणाल के मामले का सीधा प्रमाण नहीं माना जा सकता, लेकिन ये हमें एक बहुत गंभीर सवाल पूछने के लिए मजबूर जरूर करता है। हम बच्चों को अच्छे स्कूल देते हैं, महंगे फोन देते हैं, कोचिंग देते हैं, करियर बनाने में बच्चों की मदद करते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें इमोशनली सेफ घर भी दे रहे हैं? आज उस खाली घर में कोई इंसान नहीं बचा, सिर्फ उनका वफादार कुत्ता शेरू अपने मालिकों के लौटने का इंतजार कर रहा है। कई टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया की सनसनीखेज खबरों के पीछे भागने के बजाय हमें डिप्रेशन और पारिवारिक तनाव की असली कड़वाहट को समझना होगा। कोई भी आईफोन या गैजेट किसी पूरे परिवार को मिटाने की वजह नहीं बनता। असली वजह वो अनदेखा मानसिक तनाव होता है, जिसे हम समय रहते ना तो सुन पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। डीएनए मित्रों, अब हम सऊदी से केरल लौटते मुसलमानों पर शशि थरूर की चिंता का विश्लेषण करेंगे। जो केरलम देश में सबसे शिक्षित राज्य के रूप में जाना जाता है, उसी केरलम में कट्टरता को लेकर कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने अपनी चिंता जताई है। सऊदी अरब से लौटे मुसलमानों को लेकर एक रिपोर्ट देखकर शशि थरूर चौंक गए हैं। उन्होंने केरलम के मुस्लिम समुदाय को गंभीरता से आत्ममंथन करने की सलाह दी है। जिस रिपोर्ट को लेकर शशि थरूर परेशान है, वो सऊदी अरब से कमाकर लौटे लोगों के बारे में है। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी अरब से लौटकर आने वाले लोग अपने साथ पैसे के अलावा कट्टरता और रूढ़िवादी सोच भी लेकर लौटते हैं। खासकर महिलाओं को लेकर उनकी सोच बदल जाती है। वर्ल्ड बैंक के रिसर्च पेपर में कहा गया कि सऊदी अरब से लौटे प्रवासी यहां रहने वाले लोगों की तुलना में कई मायनों में कट्टर बन गए। शशि थरूर को इस मामले में चिंता क्यों है, जानने के लिए आपको रिपोर्ट्स के कुछ मुख्य नतीजों के बारे में पता होना चाहिए। मित्रों, वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब से लौटने वाले 43% लोगों ने कहा कि अगर पत्नी बात नहीं माने तो पति को उसे पीटने का अधिकार है। सऊदी अरब से लौटे 75% लोगों का मानना है कि अगर पत्नी या बेटी घर से बाहर बेरोक-टोक घूमती है तो समाज में पुरुष की इज्जत कम हो जाती है। सऊदी अरब से लौटे 85% लोगों का मानना था कि जो पुरुष अपनी पत्नी पर काबू नहीं रख पाता, समाज में उसकी इज्जत कम हो जाती है। जबकि 65% लोगों का मानना था कि घर में आखिरी फैसला पुरुष का ही होना चाहिए। सऊदी अरब से लौटे 53% लोगों का मानना था कि अगर अंधेरा होने के बाद कोई महिला या लड़की अकेले बाहर जाती है और उसके साथ छेड़छाड़ होती है तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। वहीं 70% सऊदी अरब से लौटे हुए लोगों का मानना था कि महिलाओं के कपड़े पुरुषों को गलत हरकत करने के लिए उकसाते हैं। इन सवालों के जवाब से आपको पता चल गया होगा कि महिलाओं को लेकर सऊदी अरब से लौटे ज्यादातर पुरुषों की सोच क्या है। केरलम वो राज्य है जिसके बारे में अक्सर यह दावा किया जाता है कि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा प्रगतिशील सोच रखते हैं, लेकिन ये सोच सऊदी अरब से लौटने के बाद खत्म हो जाती है। डीएनए में अब आज का संदेश: सपने को बड़ा रखिए, ब्रेक को छोटा रखिए और कदमों को चलता रखिए, वरना मंजिल का ऑटो रिप्लाई आएगा, ड्रीम रिसीव्ड, एक्शन पेंडिंग।